हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर इन द अर्लीस्ट सिटीज। इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है, टाइटल है, वो क्या कहना चाहता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्लास 6 में इतिहास में जितना भी चैप्टर है वो सभी आपका प्राचीन इतिहास के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिलती है। तो प्राचीन काल में जो आरंभिक नगर थे, ठीक है, वो कैसा था, वहाँ पे जो विशेषताएं थी वो कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसा था, या फिर जो भी साक्ष्य की मदद से हमें मिला है, ठीक है, उन सभी जानकारी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले तो कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या कंटेंट के बारे में जो है पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको बता देते हैं कि आरंभिक नगर। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर का पूरा जो थीम है वो आपका है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पहले से सुना होगा और इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो पूरा चैप्टर आपका इसी के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, आखिर हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा, ठीक है, और इस सभ्यता के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से स्थान आते हैं, हड़प्पा नगरों की क्या विशेषताएं थी। जाहिर सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे नगर थे, जैसे कि आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, हड़प्पा नगर का नाम सुना होगा, इसके अलावा लोथर का नाम सुना होगा, कालीबंगा का नाम सुना होगा। तो ये सभी जो है नगर आपका इसी सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलती है। नगरीय जीवन कैसा था, साक्ष्यों के जो भी हमें एविडेंस मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, उनके मुताबिक हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय जीवन था वो किस टाइप का था, किस किस वर्ग के लोग रहा करते थे, वो लोगों की काम क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। नगर और नए शिल्प के बारे में जानेंगे। कच्चे माल की खोज क्यों किया जाता था और कहाँ कहाँ से ये लोग कच्चे माल की खोज जो है वो किया करते थे, कहाँ कहाँ से लाया करते थे। ठीक है, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से होती थी, इसके बारे में जानेंगे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में जानेंगे, यानी कि एक गुजरात में भी एक जगह है जहाँ पे आपका जो है कुछ साक्ष्य मिला है, कुछ एविडेंस मिला है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। सभ्यता के अंत का रहस्य जानेंगे कि आखिर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, इसके बारे में जो भी जानकारी दे रखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हमेशा की तरह हर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है एनसीईआरटी में, जो कि यहाँ पे मिस्र की सभ्यता के बारे में दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो है वो रिविज़न करेंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर का थीम। 1 बाय 1 सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका हड़प्पा सभ्यता के ऊपर रहने वाला है और इसी के अंतर्गत जो भी स्थान आते हैं उसके बारे में रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है और यहाँ से अक्सर सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा की कहानी, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज कैसे होती है और किन्होंने किया है, इसके बारे में जानिए। लगभग 150 वर्ष पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब मजदूरों और इंजीनियरों को हड़प्पा का पूरा स्थल मिला है। पूरा स्थल कहने का मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स। लेकिन जब इनको इसके बारे में पता चला तो ये लोग क्या किए थे कि इग्नोर कर दिए थे। ठीक है, इन्हें लगा था कि यह एक पुराना खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। ठीक है, उन्होंने हजारों ईंटें उखाड़ ली और उनसे रेलवे लाइन बिछाई, जिससे कई पुरानी इमारतें जो है वो नष्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि रेलवे लाइन बिछा रहे थे और इनको ये वाला जो है खंडहर जैसा दिखाई देने वाला मिलता है। ठीक है, और ये लोग वहाँ से ईंट को उखाड़ ले आते हैं और रेलवे लाइन बिछा देते हैं।
अब इसके लगभग 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट जो है सर्च करते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं। ठीक है, इस स्थल की वैज्ञानिक खुदाई शुरू होती है। तब यह पता चला कि यह स्थान उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नगरों में से एक था। जब उस जगह का खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान जो है ज़मीन के अंदर से बहुत सारा एविडेंस निकला, बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे निकला, एविडेंस निकला। और उन एविडेंस को यहाँ पे स्टडी करने के बाद ये लोग पता लगाएं कि ये जो जगह है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नगर में से था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे। चूँकि यह सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा में मिली, इसीलिए इसके समान अन्य सभी स्थलों या नगरों की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। देखिए, हड़प्पा जो है एक स्थल का नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक है, स्थान का नाम है, और इसी के नाम पे उस समय की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता का नाम तो बाद में पड़ा, लेकिन पहले ये एक स्थान का नाम था। ठीक है, और इसी स्थान के नाम से आपका जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। ठीक है, अब देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जिस जिस नगर को रखा गया है या फिर जो भी स्थलों को रखा गया है वो सभी स्थल कहाँ कहाँ पे देखने को मिले हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में इनका एविडेंस जो है वो देखने को मिला है, उन नगरों का। ठीक है, किन नगरों का? तो वैसे नगर जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है वो आते थे, अंतर्गत आते थे। अब देखिए, इन सभी स्थलों से आर्कियोलॉजिस्ट को अनेक अनोखी वस्तुएं प्राप्त हुई है। जैसे कि कहा जाए तो मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट यानी कि वेट करने के लिए जो है वो पत्थर के बनाए जाते थे और उसी के मदद से किसी भी चीज़ का वेट मापा जाता था। ठीक है, वजन मापा जाता था। इसके अलावा मुहरे हो गया, सील्स हो गया, मनके हो गया, बीट्स जिसका उपयोग जो आभूषण बनाने वगैरह में किया जाता था, तांबे के उपकरण हो गए, पत्थर के लंबे ब्लेड हो गए। तो ये सभी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, जब खुदाई किया गया है जगहों का तो ये सभी चीज़ें जो है वो साइज के तौर पे इन्हें प्राप्त हुआ। अब देखिए, खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल देखने को आपको मिल सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। देखिए, यहाँ पे हड़प्पा स्थान का नाम है, सभ्यता का नाम नहीं है। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसी तरह से दूसरा स्थान है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। दोनों स्थान का नाम है और ये दोनों जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या फिर हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी स्थान हैं जो आगे चलकर हम बात करेंगे, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा वर्तमान में पंजाब यानी कि पाकिस्तान के मांट गोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक है, यानी कि ये पहले जो है हमारे इंडिया का भाग था लेकिन अब पाकिस्तान का भाग है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले यानी कि लगभग 2600 BC में हुआ था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में जो है वो हुआ था इन नगरों का निर्माण। इन नगरों का तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी नगर आते थे उनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले जो है वो हुआ था। हड़प्पा सभ्यता प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर आज भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हेरिटेज है। कहा जाता है कि हड़प्पा की ईंटें इतनी मजबूत थी कि उनसे नए घर और नालियाँ भी बनाई जा सकती थी। यानी कि आज भी अगर देखेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि इतने मजबूत है कि आप जो है वो इसका नया घर भी बना सकते हैं। हड़प्पा की कहानी हमें बताती है कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमारे अतीत को समझने की एक खिड़की है। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंस है, महत्व है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दी हड़प्पा सभ्यता के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ स्थान जो कि नाम आया है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों का नाम जो है आया हुआ है। अब देखिए, कुछ कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट के मन में,
तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों को लोग जो है कंपेयर बहुत बार करते हैं और दोनों के बीच कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है दोनों अलग अलग स्थान हैं, लेकिन एक ही सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोनों स्थान इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। अगर इस सभ्यता के बारे में आप बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे जगहों के बारे में पता चलेगा, लेकिन उन जगहों में जो सबसे मुख्य जगह है वो आपका यही दोनों है। ठीक है, एक हड़प्पा और एक आपका मोहनजोदड़ो, यही दोनों जो है वो मुख्य है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों की योजना, जल निकासी प्रणाली, ईंटों से बने घर, अनाज भंडार और व्यापारिक व्यवस्था बहुत समान थी। दोनों का समयकाल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अंतर क्या है? तो देखिए, स्थान के बारे में मैंने आपको बताया कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे है आपका हड़प्पा। मोहनजोदड़ो आपका वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इंदिरा नदी के किनारे है। खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था हड़प्पा का, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खुदाई में या फिर हड़प्पा से जो है एक मुख्य आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिला है वो मिला है अनाज भंडार, और मोहनजोदड़ो से जो यहाँ पे साक्ष्य मिला है वो मिला है स्नानागार। ठीक है, जो कि ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सबसे सवाल बनता है कि स्नानागार कहाँ पे देखने को मिला है, तो मोहनजोदड़ो में, और अनाज भंडार जो है कहाँ पे, तो हड़प्पा में। ये सब हो गया। अब देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम की जानकारी है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या जगह के बारे में, यानी कि कौन कौन से जगहों के बारे में बात होती है, तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, मानचित्र में। ये आपकी एनसीईआरटी किताब में भी दे रखा है। तो ये सब कुछ मुख्य नगर हैं, कह लीजिए जगह है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। और राइट साइड जो है यहाँ पे लिस्ट जो दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कौन सा स्थल जो है आपका का खोज किसने किया है, और कहा जाए तो कब हुआ है, और वर्तमान स्थिति इसका क्या है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और नदी का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रमुख स्थल में अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो जैसे कि हड़प्पा पहले नंबर पे आता है, और ये रावी नदी के किनारे है, और इसका जो खोजकर्ता है या फिर उत्खनन करता कह लीजिए, जिसने खुदाई किया है, तो मेनली यहाँ पे जो है दो नाम आते हैं, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, और ये दोनों नाम में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है वो है दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में इसका उत्खनन किया जाता है, और वर्तमान स्थिति इसका कहाँ है, पाकिस्तान का मांट गोमरी जिला। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और इसका जो उत्खनन करता है वो राखलदास बनर्जी है। 1922 में इसका उत्खनन किया गया था, और वर्तमान अगर स्थिति देखा जाए इसका, तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसके अलावा है आपका चान्हू दरो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और इसका जो उत्खनन करता है वो है गोपाल मजूमदार। 1931 में इसका उत्खनन किया जाता है, और सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसका जो है वर्तमान स्थिति है। आगे है आपका लोथल, जो कि आपका भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया था 1955 एवं 1962 में के वर्ष के दौरान जो है वो इसका उत्खनन देखने को मिलता है। गुजरात का अहमदाबाद जिला में इसकी वर्तमान स्थिति है। रोपड़ के बारे में बात किया जाए तो ये सतलज नदी के किनारे है। यगदत्त शर्मा ने इसके उत्खनन किया था 1953 एवं 1956 में, और पंजाब का रोपड़ जिला में है। ठीक है, कालीबंगा भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है। तो घग्गर नदी के किनारे है, और बी.वी. लाल एवं बी.के. अय्यर के द्वारा उत्खनन किया गया था 1953 में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इसका वर्तमान स्थिति है। धोलावीरा है, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। 1990-91 के दौरान इसका उत्खनन किया गया था, और गुजरात का कच्छ जिला इसका वर्तमान स्थिति है।
तो ये जो टेबल है ना वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आप तक साझा किया है और ये आपको जो है वो हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, तो इसी कारण इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए विशेषताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी नगर हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो समान है, एक समान है, कॉमन है, और कुछ चीज़ें अलग हैं। तो उन नगरों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, उनकी विशेषताएं के बारे में कि कैसा जो है वहाँ पे सिस्टम वगैरह चलता था, ठीक है। तो अगर इनके संरचना के बारे में बात किया जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी नगर थे तो उनमें से अधिकांश जो नगर थे वो आपका दो भाग में बटा हुआ था। एक था वेस्टर्न पार्ट, दूसरा था आपका ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट जो है आपका ऊंचाई पर बना हुआ था और छोटा होता था, और यहाँ पे शासक वर्ग जो है रहा करते थे, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था, तो नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था, सिटाडेल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अधिकांश नगर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले अधिकांश नगर को दो भागों में बांटा गया था। एक वेस्टर्न पार्ट, दूसरा ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो था आपका ऊंचाई पर बना हुआ था, छोटा होता था और यहाँ शासक वर्ग रहा करते थे, और इसे नगर दुर्ग यानी कि सिटाडेल के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट था आपका वो बड़ा और नीचा था, जहां आम लोग रहते थे। इसे निचला नगर यानी कि लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये आपका सिटी स्ट्रक्चर था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से किया जाता था। अब निर्माण जो सामग्री था, ठीक है, उसके बारे में जानिए। बिल्डिंग मटेरियल, जो भी यहाँ पे मकान वगैरह बनाए जाते थे वो सब का निर्माण जो सामग्री था वो क्या था, तो दोनों भागों की चार दीवारियाँ, ठीक है, जो बाउंड्री वाल्स थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इन ईंटों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि हजारों वर्ष बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। ईंटों का आकार आज की ईंटों से बड़ा और मोटा था, जिससे दीवारें अधिक मजबूत बनती थीं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग मटेरियल के बारे में जानकारी दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर हुआ करते थे, ठीक है, उस नगर का जो है यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल क्या था, तो ये था आपका। इसके अलावा भवन निर्माण कला के बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती है साक्ष्य की मदद से। हड़प्पा के घर सामान्यतः एक या दो मंजिला होते थे। घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। जैसे आज भी आप पुराना घर कहीं पे किन्हीं का होगा तो पता होगा कि बीच बीच में आंगन होता है और साइड साइड में रूम होता है, ठीक है, कमरा होता है, ठीक है। तो आज भी ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही वहाँ पे भी व्यवस्था था। अधिकतर घरों में अलग स्नान घर होते थे और कुछ घरों में कुएं भी बने होते थे, ठीक है, कुआं भी था और स्नान घर भी था। अब नालियाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि उस समय जो है आपका जो ड्रेन्स हुआ करती थी उसकी क्या सिस्टम था, ठीक है, किस टाइप का था। तो कई नगरों में ढकी हुई नालियाँ थीं जिन्हें सीधी रेखा में सावधानी से बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियाँ सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। देखिए, घरों की नालियाँ सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी जो आगे जाकर मुख्य नालियों में मिलती थी। नालियों के ऊपर ढक्कन और मेनहोल बने थे ताकि सफाई और देखभाल हो सके। आज भी अगर आप कोई अच्छा सिटी में जाइएगा तो आपको ये सभी व्यवस्था देखने को मिलती है, और आप अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए कि कितना साल पहले की बात की जा रही है और उस समय भी ये सभी व्यवस्था देखने को मिलती थी, बहुत ही सही ढंग से देखने को मिलती थी, ठीक है। घर, नाले और सड़कें एक साथ योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती थी, और इतना अच्छा जो है। और गांव में अगर आप देखिएगा आज के टाइम पे गांव में, तो गांव में भी इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। बस कुछ कुछ जगह पे आपको देखने को मिल सकती है शहर वगैरह में, लेकिन गांव में आज भी अगर देखा जाए तो इससे ख़राब हालत है, ठीक है। और इससे अच्छा तो पहले वाला था, सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे कंडीशन सही था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। तो सभी चीज़ों का यहाँ पे जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। आगे है आपका प्रमुख इमारतें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे
वहाँ पे जो इमारत था, जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध तालाब बनाया गया था। और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा जाता है, ग्रेट बाथ के नाम से जो वो जाना जाता है। अब इसे पक्की ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था। ठीक है, ये जो स्नानागार बनाया गया था वो आपका पक्की ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत लगाई गई थी। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका पानी से भरा हुआ रहता था और यहाँ से पानी बाहर ना जाए, इसीलिए रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत भी लगाई जाती थी। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे और बरामदे बने थे। देखिए, ये जो स्नानागार था इसके चारों ओर कमरे थे। ठीक है, कमरे वगैरह जो बना करते थे और बरामदे भी बने थे। ठीक है, यह संभवतः धार्मिक स्नान या विशेष अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होता था। तो ये जो स्नानागार था, ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो केवल कोई धार्मिक स्नान, कोई पूजा पाठ हो रहा है या फिर कोई रिचुअल वगैरह हो रहा है तो उसके लिए उपयोग किया जाता था। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमें साक्ष्य की मदद से पता चलती है, एविडेंस की मदद से जो है वो पता चलती है। इसके अलावा और क्या जानकारी हमें पता चली है, तो अन्नागार के बारे में पता चली है। ठीक है, यहाँ पे स्नानागार हो गया, यानी कि स्नान करने के लिए जो है यहाँ पे एक अच्छा सा सुविधा बनाया गया था। ठीक है, टैंक बनाया गया था तालाब के जैसा। उसी तरह यहाँ पे एक अन्नागार के बारे में जानकारी मिलती है कि अनों को यहाँ पे अनाज वगैरह जो होता था उनको रखने के लिए एक कमरा टाइप का बनाया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े अन्नागार मिले हैं। ठीक है, इनमें कर के रूप में एकत्र किया गया अनाज रखा जाता था। इनकी देखरेख राज्य अधिकारियों द्वारा की जाती थी। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपका। तो अन्नागार कहाँ पे आपको देखने को मिला है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में जो है यहाँ पे बड़े बड़े अन्नागार देखने को मिले हैं। और कभी कभी सवाल अगर पूछ ले कि अन्नागार का जो साक्ष्य है वो कहाँ पे देखने को मिला है, और अगर मान लीजिए कि इन तीनों में से केवल एक ऑप्शन रहेगा हड़प्पा, तो वही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में से जो मुख्य नाम आता है वो आता है हड़प्पा का, बाकी मिला था आपको तीनों जगह पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्नानागार के बारे में बताया, तो इसके लिए मुख्य जो जगह है वो आपका केवल मोहनजोदड़ो है। यहाँ पे आप दूसरा का नाम नहीं रख सकते, हड़प्पा या लोथल का नाम नहीं रख सकते, ये इसी के लिए फेमस है। ठीक है, ये चीज़ होगी आपका। धार्मिक स्थल और प्रतीक के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, ये भी एक जगह है। ठीक है, स्थान है। तो यहाँ पे क्या मिला है कि 7 आयताकार बेंदियाँ मिली है, यानी कि जिनको हम कहा जाए अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड के नाम से जानते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान में जो है वो 7 आयताकार अग्निकुंड मिली है जो यज्ञ अनुष्ठानों के लिए बनी थी। लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ पे एक साक्ष्य मिला है, सर्प आकृति का बर्तन मिला है। सांप के आकार का जो है यहाँ पे एक बर्तन देखने को मिला है जिससे नाग पूजा का संकेत मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लोग इस चीज़ का स्टडी करते हैं कि सर्प आकृति का जो बर्तन उन्हें मिला खुदाई के दौरान, तो उनका स्टडी किए तो पता चला इन्हें कि शायद जो है ये लोग नाग पूजा किया करते होंगे। ठीक है, अब अगर बात करें सड़कें और नगर नियोजन के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी शहर थे, नगर थे, तो उनका सड़क और नगर नियोजन जो है वो किस टाइप का था। तो शहरों में पक्की सड़कें का जाल था। ठीक है, सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। यह दर्शाता है कि नगरों का निर्माण सुव्यवस्थित योजना यानी कि सिस्टमेटिक प्लानिंग के अनुसार हुआ करता था। सड़कों, नालों और घरों का निर्माण एक साथ किया गया। यह उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने आपको बताया, तो इन सभी से आपको पता चला होगा कि कितना ही सिस्टमेटिक ढंग से ये लोग जो है वो सभी चीज़ों को करते थे। ठीक है, और इससे हमको जो उस समय के उन्नत इंजीनियरिंग के बारे में भी पता चलता है कि उस समय लोगों को कितना जो है वो जानकारी था, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी था, तभी तो ये लोग इतना बेहतरीन ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीज़ों को बना रहे थे, डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं
कि हड़प्पा नगरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी योजनाबद्ध संरचना, सिस्टमेटिक प्लानिंग कह लीजिए या स्ट्रक्चर कह लीजिए, सफाई व्यवस्था, उन्नत निर्माण कला थी। ये नगर उस समय की दुनिया में सबसे व्यवस्थित शहरी सभ्यताओं में से एक थे, ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सिविलाइजेशन में से एक माने जाते थे। तो ये तो था आपका कुछ विशेषताएं के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की नगरों की कुछ विशेषताओं के बारे में, ठीक है। अब नगरीय जीवन के बारे में देखें कि जो नगर हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से लोग रहा करते थे और क्या काम किया करते थे। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ग के लोग रहा करते थे, जैसे कि शासक वर्ग हो गया, लिपिक वर्ग हो गया, शिल्पकार और कलाकार हो गया, इसके अलावा व्यापारी वगैरह जो है आपका नगर में रहा करते थे। एक होता था नगरीय जीवन, एक होता था ग्रामीण जीवन। तो ग्राम में तो आपका वही किसान वगैरह रहा करते थे, किसान लोग, और नगर में आपका शासक राजा वगैरह रहा करता था, लिपिक जो थे क्लर्क, जो शिल्पकार थे आर्टिशियन वगैरह, ठीक है, वो सब थे, और व्यापारी लोग जो है वो नगर में रहा करते थे। आज भी देखते हैं आप कहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो पैसे वाला है, अमीर है, वो लोग शहर में रहेंगे, गांव में हमेशा किसान लोग ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आज भी आप लोग कहीं कहीं देख सकते हैं। तो नगरों में रहने वाले लोग नगर की इमारतों और महलों की योजना बनाते थे, दूर दूर से धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगाते थे। तो ये शासक वर्ग के लोग किया करते थे। अपने लिए मनकों यानी कि हार और सोने चांदी के आभूषण रखते थे। नगर में सिक्कों पर आकृतियाँ खुदवाते थे। तो ये काम किनका था? शासक वर्ग, ठीक है। लिपिक के बारे में बात करें तो ये लोगों का काम था मुहरों और अन्य चीज़ों पर लेखन करते थे, लेखा व्यवस्था का प्रबंधन करते थे, उनको मैनेज करते थे। शिल्पकार और कलाकार के बारे में बात किया जाए तो इनका काम था अपने घर या उद्योग स्थल पर वस्तुएं बनाते थे, सिक्कों की ढलाई और नक्काशी करते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, ठीक है। तो ये लोग जो है एक तरह से काम किया करते थे, किसी फैक्ट्री में कह लीजिए, ठीक है, वहाँ पे काम वगैरह किया करते थे, उद्योग वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में। व्यापारी के बारे में बात किया जाए तो ये लोग क्या करते थे? नगरों और दूर दूर तक व्यापार करते थे, दूसरी जगहों से उपयोगी वस्तुएं और कहानियाँ वगैरह जो है वो लाया करते थे। जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, हड़प्पा की मुहर के का जो है यहाँ पे चित्र दे रखा है आपके किताब में, और पक्की मिट्टी के खिलौने के बारे में दे रखा है। और ये सभी चीज़ें कहाँ से मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के में साक्ष्य के तौर पे जो वो देखने को मिली है, ठीक है। अब देखिए नगर और नए शिल्प के बारे में अगला जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो है नगर और नए शिल्प। तो यहाँ पे बात करेंगे हड़प्पा नगरों में प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा जो नगर था आपका, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी नगरें थी उनमें क्या क्या साक्ष्य मिली है, क्या क्या वस्तुएं जो है प्राप्त हुई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन, सेल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, यानी कि पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये सभी वस्तुएं उनको मिली है। धातुओं से बनाए गए सामान इनको मिले हैं, तांबे और कांसे से बनाए गए औजार इनको मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन और गहने मिले हैं। सोने और चांदी से गहने और बर्तन इनको जो है वो मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा बहुत सारा धातु इन्हें मिला है, लेकिन इन्हें लोहा नहीं मिला है। याद रखिएगा, ये सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या लोहा से परिचित थे? तो इनको जो है यहाँ पे लोहा अभी तक नहीं मिला था, ठीक है, वो वाला बाद में आता है, बाद में मिलता है, लेकिन इनको नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पे बात है विशेष आकर्षक वस्तुएं जो है यहाँ पे साक्ष्य के तौर पे मिले हैं, जिनमें आपका बिट्स है, स्टोन वेट्स है, फलक है, जिसको हम लोग आभूषण या कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स के नाम से जानते हैं। पत्थर की मुहरें इनको देखने को मिली है। आयताकार मुहरों पर जानवरों के चित्र देखने को मिले हैं। लाल मिट्टी के बर्तन, काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत बर्तन। तो ये सभी चीज़ें जो है इनको यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला हुआ है, ठीक है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य के तौर पे ये सभी चीज़ें इन्हें जो है प्राप्त हुई है। इसके अलावा बात है विशेषज्ञ और शिल्प कौशल। अधिकांश जो वस्तुएं, ठीक है, जो भी इनको मिली हैं, तो ये लोगों ने उसका स्टडी किया और पता किया, इन्हें पता चला कि ये सभी वस्तुएं जो है स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है, विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जाती थी। और विशेषज्ञ किसे कहते हैं? तो वे लोग जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए
प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। ठीक है, यानी कि जो किसी चीज़ को बनाने के लिए पहले से ट्रेंड है, तो वही लोग जो है इन सभी चीज़ों को बनाते थे। इनका काम था पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मुहरों पर पच्चीकारी करना, ठीक है, मुहर वगैरह बनाना इनकी जो है यहाँ पे काम था। मूर्तियाँ और अन्य कलाकृतियाँ किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार ही काम करती थी। ठीक है, मूर्तियाँ और अन्य कलाकृतियाँ किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम लगती थी। ठीक है, प्रशिक्षण केवल पुरुष या केवल महिलाएं प्राप्त करते थे या निश्चित नहीं है, शायद दोनों ही इसमें दक्ष थे। तो ये कहना जो है यहाँ पे संभव नहीं होगा कि उस समय जो है इन सभी कामों के लिए जो ट्रेनिंग है वो केवल महिलाओं को मिलती थी या फिर केवल पुरुषों को मिलती थे। तो इसके बारे में कोई भी हमारे पास ठोस जो है वो साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं शायद कि दोनों ही इसमें दक्ष होंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं वो सभी चीज़ें किसी न किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती होगी, जैसे कि मूर्तियाँ और अन्य जो कलाकृतियाँ थी वो भी कोई स्पेशलिस्ट मूर्तिकार ही बनाया करती थी। तो ये सभी जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे है आपका गांव में धातु और शिल्प। ठीक है, तो मेहरगढ़ जैसे गांव में लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कुछ तांबे की वस्तुएं और चांदी के फूलदान के ढक्कन नगरों में पाए गए अवशेषों से जुड़े हुए इन्हें जो है मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। पक्की मिट्टी और फैंस की तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती थी। तो देखिए उस टाइम क्या होता था कि मिट्टी से और फैंस से कुछ नए नए आइटम्स बनाए जाते थे जो डिजाइन वगैरह या फिर कह सकते हैं शो पीस। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, खिलौना वगैरह हो गया या फिर कुछ शो पीस टाइप का बनाया जाता था, मिट्टी से हो गया या फिर फैंस से, और इन्हीं में इनको जो है वो थ्रेड का संकेत देखने को मिला है। आज भी अगर आप देखते हैं कि मिट्टी से अगर कोई बर्तन वगैरह बनाया जाता है, खिलौना वगैरह बनाया जाता है, तो जो कुम्हार लोग होते हैं, ठीक है, जो बनाते हैं, वो लोग स्पिनिंग ऑफ थ्रेड का उपयोग करते हैं, यानी कि थ्रेड की मदद से उनको कटाई मतलब कि काटने का काम करते हैं, मिट्टी को काटने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक वर्ड आया है फैंस, वो क्या है इसके बारे में यहाँ पे अलग से आपके एनसीईआरटी किताब में जानकारी दे रखा है। ठीक है, फैंस एक कृत्रिम या कला पदार्थ है, यानी यह प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता बल्कि इंसान द्वारा बनाया जाता है। यह पत्थर या धातु नहीं है, लेकिन दिखने में चमकदार पत्थर या कांच जैसा लगता है। इसका उपयोग सुंदर आभूषण हो गया, सजावटी चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया शो पीस, ठीक है, तो सजावटी चीज़ें बनाने में किया जाता था। कैसे बनता था, तो देखिए, तो बालू या स्फटिक पत्थरों का बारीक चूर्ण लिया जाता था। ठीक है, पाउडर उसका लिया जाता था। इसमें गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ मिलाया जाता था। इससे विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि बीट्स हो गया, चूड़ियाँ हो गया, छोटे बर्तन हो गया। अंत में उन पर चिकनी और चमकदार परत चढ़ाई जाते थे। यह परत अक्सर नीले और हल्के समुद्री ग्रीन रंग की होती थी। तो ये सभी जो है आपका यहाँ पे जो फिगर में दे रखा है, इसी टाइप का चीज़ें जो बनाई जाती थी। तो ये आपका फैंस के बारे में जानकारी है। ठीक है, कि ये जो है आपका पूछा जा सकता है, क्या यह नेचुरली प्राप्त होता था? नहीं, यह मैन मेड होता था। ठीक है, और बालू वगैरह में जो है चिपकने वाला पदार्थ मिलाकर बनाया जाता था, और बाद में इसको जो है चमकदार परत इसके ऊपर चढ़ा दी जाती थी। तो ये देखने से बहुत ही एट्रैक्टिव टाइप का लगता था, सुंदर आभूषण या फिर कहा जाए सजावटी चीज़ों के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ के पे गाँवों में धातु और शिल्प के बारे में इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कच्चे माल की खोज। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कच्चे माल की खोज क्यों किया करते थे और कहाँ से लाया करते थे? कच्चा माल क्या होता है उसके बारे में आपको तो पहले से पता होगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार कच्चा माल का डिफिनेशन क्या है? तो देखिए, वे पदार्थ जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान या पशुपालक द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लकड़ी या धातुओं के अयस्क, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। कपास किसान द्वारा उगाए जाते थे। इनसे विभिन्न चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कपास से कताई और बुनाई करके कपड़ा। तो देखिए, कच्चा माल क्यों चाहिए इनको? पहला चीज़ तो आपको मिल गया कि कपास की आवश्यकता इनको इसलिए होती थी ताकि ये लोग उसका कपड़ा बना सके। कपड़ा बनाने के लिए इसको कच्चा माल चाहिए। इसके अलावा
औजार, हथियार, बर्तन और गहने भी बनाने के लिए इनको कच्चा माल चाहिए। ठीक है, तो कच्चा माल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, तो इनको जो चाहिए होता था बर्तन बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता था। ये चीज़ हो गया। अब देखिए कच्चा माल इनको प्राप्त कहाँ कहाँ से होगा। तो हड़प्पा में कच्चे माल स्थानीय रूप से मिलते थे। ठीक है, लेकिन क्या सभी कच्चे माल इनको स्थानीय रूप से मिलते थे? नहीं, कुछ कुछ कच्चे माल जो है इनको स्थानीय रूप से मिलते थे। अब कुछ कच्चे माल इनको बाहर से भी आयात करने पड़ते थे, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ दूर दूर से इनको आयात करने होते थे, इंपोर्ट करने होते थे। जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है कि तांबा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से इंपोर्ट करते थे? तो आज के राजस्थान, यानी कि राजस्थान से करते थे। आज ये जो है राजस्थान के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और दूसरा जो जगह है वो है ओमान, यानी कि दूसरा कंट्री। ठीक है, कांसा बनाने के लिए टीन जो है ये लोग कहाँ से इंपोर्ट करते थे? तो आधुनिक ईरान से, अफगानिस्तान से, यानी कि आधुनिक में जो है वो ईरान के नाम से जाना जाता है, और अफगानिस्तान से जो है वो यहाँ पे लाया करते थे। सोना कहाँ से इंपोर्ट करते थे? तो कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से यहाँ पे इंपोर्ट जब ये लोग करते थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको मालूम चल गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कच्चा माल से क्या क्या बनाते थे और कहाँ से इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है, अब नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, जो लोग नगर में रहते थे, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ग जो है नगर में रहा करते थे, जैसे कि शासक वर्ग हो गया, लिपिक वर्ग हो गया, शिल्पकार हो गया, व्यापारी लोग हो गया, ये सब नगर में रहा करते थे। तो नगर में तो रहेंगे तो उनको खाना तो चाहिए, ठीक है, भोजन चाहिए, तो उनको भोजन देगा कौन? तो जिस तरह से आज आप देखते हैं उसी तरह से उस टाइम भी होता था कि गांव के लोग यहाँ पे फसल उगाते थे और फिर यही लोग जो है वहाँ पे नगर में दे आते थे। तो ऐसा सिस्टम पहले भी था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी देखने को मिलता था। तो गांव और किसान लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। मैंने आपको बताया ये अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों के शासकों, लिपिकों, दस्तकारों को भोजन उपलब्ध कराते थे। ठीक है, प्रमुख फसलें क्या क्या थी? तो भोजन के रूप में प्रमुख जो फसलें थी वो आपका गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब जो है वो उगाया करते थे गांव के किसान, और उगाने के बाद फिर इसको जो है वो शहर में, नगर में भेज दिया करते थे। खेती के औजार और सिंचाई के बारे में जानकारी दे रखी है कि हल, खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के असली हल नहीं मिले हैं, पर हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको अभी तक जो है वो हल का कोई भी सबूत उनको नहीं मिला है। ठीक है, तो उनको क्या मिला है कि हल के आकार का एक खिलौना मिला है, और इसी से वे लोग अंदेशा लगाए हैं, अंदाज़ा लगाए हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है हल का उपयोग किया करते होंगे, तभी तो इस आकृति का उनको खिलौना मिला है ना। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोगों ने सिंचाई के लिए जल संचय जैसी विधियां अपनाई होगी, वाटर स्टोरेज जैसे सिस्टम जो है वे लोग अपनाए होंगे। पशुपालन के बारे में कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां और पालते थे। बस्तियों के पास तालाब और चारागाह देखने को मिले हैं। सूखे महीनों में मवेशियों को चारा और पानी के तलाश में दूर तक ले जाया जाता था। तो ये सभी चीज़ें इनको जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलती है। ठीक है, और वे जो है वो हम तक जानकारी साझा करते हैं किताबों के माध्यम से। अन्य खाद्य स्रोत में देखा जाए तो वे बेर जैसे फल इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। ठीक है, तो ये कहाँ के बारे में बात की गई है? ग्रामीण जीवन के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्राम में जो लोग रहा करते थे उनके जीवन कुछ ऐसा था कि वे लोग क्या क्या काम करते थे और कैसे करते थे। ठीक है, और खाना वगैरह जो भी है, फसल वगैरह उगाकर ये लोग नगर के लोगों को दिया करते थे। ये बात हो गई आपका। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका, अभी मैंने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी नगर थे उनके बारे में जिक्र किया, और ख़ास करके मैंने हड़प्पा के बारे में बात किया, मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया। अब यहाँ पे जो है नाम आता है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का, ठीक है, के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो कुछ ऐसे भी जगह हैं जैसे कि
धोलावीरा, ठीक है। तो ये जो धोलावीरा है वो आपका कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला है। तो इसका स्थान कहाँ पे है, कच्छ के क्षेत्र में खदिर बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी उपलब्ध था और ज़मीन उपजाऊ थी। तो ये जानकारी किसके बारे में है, धोलावीरा के बारे में, ठीक है। नगर की रचना अगर देखा जाए, इस जगह के नगर की रचना, तो अधिकांश हड़प्पा नगरों के विपरीत धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हुआ करते थे, ठीक है, उनको मुख्यतः जो वो 2 भागों में बांटा जाता था, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि धोलावीरा में हड़प्पा नगरों के विपरीत इनको जो वो 3 भागों में विभाजित किया गया था। हर भाग के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें थी। नगर में बड़े प्रवेश द्वार बने थे, लार्ज गेटवे जो है बना हुआ था। अन्य विशेषताएं के बारे में बात किया जाए तो धोलावीरा का जो अन्य विशेषताएं थी वो थी कि यह एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों में लिखे पत्थर के अभिलेख, स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ये अक्षर संभवतः लकड़ी के पैनलों में जड़े हुए थे। यह विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख छोटी मोहरों पर मिलते थे, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो है हड़प्पा के जो लेख थे वो स्मॉल सील्स पर देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखने को मिला है वो लकड़ी के पैनल में देखने को मिला है, और कहा जाए तो छोटा मोहर देखने को नहीं मिला, ठीक है, इसके विपरीत देखने को मिला है, ठीक है। दूसरा जो नाम आता है वो है आपका लोथल का, ठीक है, लोथल का। पहला क्या है, गुजरात के अंदर हम लोग आ गए हैं। गुजरात के अंदर कुछ जगहों के बारे में यहाँ पे दे रखा है, एक धोलावीरा और दूसरा है आपका लोथल। लोथल देखिए खंभात की खाड़ी के पास है, ये साबर नदी के उपनदी के किनारे स्थित था। यह पत्थर, शंख और धातु से वस्तुएं बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ कीमती पत्थरों का कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था। तो ये सभी चीज़ें हमें साक्ष्य की मदद से पता चली, सबूत जो था आर्कियोलॉजिस्ट को पता चली है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिला है भंडार गृह देखने को मिला है, ठीक है। नगर में एक भंडार गृह मिला है। यहाँ से कई मुहरें और उनकी छापें मिली है जो व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण है, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिली है, तो लोथल में। मनके निर्माण, यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाए जाते थे। वहाँ से मिले अवशेष, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, उपकरण, तैयार मनके, तो ये सभी चीज़ें जो है इनको यहाँ पे मिला है, ठीक है। कहाँ पे, लोथल में। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, वो वर्ड है आपका मुहर, ठीक है। मुहर और एक होता है उनकी जो छापें होती है, सील इम्प्रेशन कह लीजिए या फिर सीलिंग इसको कहा जाता है, मुहरबंदी। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है कि मुहर और मुहरबंदी क्या होता है, यानी कि सील्स एंड सीलिंग्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बात क्या है कि आज भी देखते हैं कि किन्हीं किन्हीं चीज़ों में जो है वो सील मारा जाता है, सील दिया जाता है, या फिर स्टाम्प। आज हम लोग स्टाम्प के नाम से जानते हैं। कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट पे क्या है, स्टाम्प मारती है या फिर मुहर मार देती है। तो मुहर का जो प्रचलन था वो आपका उस समय भी था, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी था। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने जगहों के नाम बताया ये भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे मुहर और मुहरबंदी के बारे में, यानी कि सील्स एंड सीलिंग के बारे में। तो देखिए बात कुछ ऐसा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाने वाले सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए मुहरों का प्रयोग होता था। यानी कि मान लीजिए एक जगह से दूसरा जगह कोई सामान भेजा जा रहा है तो इसको चिन्हित करने के लिए मुहर लगा दिया जाता था। मुहर से पता चलता था कि हाँ ये सामान कोई खास व्यक्ति भेज रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो चारों के पास अपना अलग अलग मुहर है, तो ये लोग भेजेंगे तो मुहर के मदद से पता चल जाएगा कि ये सामान कौन भेजा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा थैलों को बंद करने के बाद उसके ऊपरी हिस्से में लगे गांठों पर मिट्टी का लेप लगाकर मुहर लगाई जाती थी, ठीक है। कोई सामान अगर इनको भेजना होता था तो उसको यहाँ पे क्या करते थे, थैला वगैरह में भर के उनका जो गांठ होता था उस गांठ में क्या करते थे, ये लोग मुहर लगा देते थे, मिट्टी का लेप लगाकर मुहर लगा देते थे, ठीक है। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता था।
मुहर की छाप का नहीं टूटना इस बात को बताता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इसका उपयोग कहाँ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई सामान इनको भेजना होता था तो ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले तो उस सामान को एक थैला में भर देते थे। जैसे मान लीजिए ये सामान है, इसको थैला में भर दिए, ठीक है, कोई थैला में भर दिए, यहाँ पे गांठ लगा दिए। अब इस गांठ के ऊपर मिट्टी का जो है वो लेप लगा दिए, ठीक है, मिट्टी का लेप लगा दिए और इस मिट्टी के लेप में एक स्टाम्प दे दिए, यानी कि मोहर लगा दिए। अब देखिए, अगर कोई इंसान इसको छेड़खानी करेगा, ठीक है, इसको खोलने का प्रयास करेगा, तो इसको तो पहली बात ये मिट्टी का लेप हटाना पड़ेगा, और मिट्टी का लेप अगर हटाएगा तो जो इसके ऊपर मुहर लगा है वो भी टूट जाएगा, या फिर वो भी बिखर जाएगा, कहा जाए तो वो भी कहा जाए तो अलग अलग हो जाएगा। तो इससे पता उनको चल जाएगा कि सामान के साथ छेड़खानी हुई है। तो इसी कारण से ये लोग मिट्टी का लेप लगाकर उन पे मोहर लगा देते थे। ठीक है, तो देखिए इतना दिमाग ये लोग जो है वो लगाया करते थे उस टाइम भी। तो ये था आपका। अब देखिए सभ्यता के अंत का रहस्य। अब आपको पता होगा कि हर चीज़ का अंत होता है, ठीक है, जो चीज़ आया है वो एक समय के बाद जाएगा। तो सेम यहाँ पे आपका अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। ठीक है, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ है इसके बारे में कोई भी प्रमाण जो है हमारे पास नहीं है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई भी यहाँ पे सटीक जो है एविडेंस नहीं है। बस ये लोग क्या किए हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए बात क्या है कि लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में अचानक बदलाव देखने को मिला। लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। इसके पीछे क्या रीजन था इसकी कन्फर्म जानकारी नहीं है। बस आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या किए हैं, उस चीज़ के बारे में संभावना जताए हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता होगा या फिर हो सकता है। लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मुहरे और बाट का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। ठीक है, इसके अलावा नगरों का पतन में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर जमा होने लगे। जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। अब इसके पीछे संभावित कारण देखिए, संभावित कारण लिखा हुआ है, कन्फर्म कारण नहीं है। ठीक है, कन्फर्म ये जानकारी नहीं है, बस आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो आखिर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हो रहा है उसकी क्या क्या संभावना हो सकती है। तो पहला संभावना ये बताया गया है नदियों का सूखना, शायद नदियाँ सूखने लगी होगी। जंगलों का विनाश, संभवतः ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत के कारण। अत्यधिक पशुपालन से चरागाह समाप्त हो गए होंगे। बाढ़ आया होगा, बाढ़ का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में पड़ा होगा। लेकिन इन कारणों से सभी नगरों का अंत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है कि बाढ़ भी अगर आएगा तो कुछ नगरों को प्रभावित करेगा, पूरे सभी नगर तो समाप्त नहीं होंगे ना। अगर पशुपालन के कारण यहाँ पे समस्या आ रही है तो वो भी कुछ जगहों में देखने को मिलेगी, सभी जगह पे तो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट जो रीजन है वो नहीं है, बस संभावना व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके बारे में जानकारी जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट के पास नहीं है कि आखिर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश कैसे होता है, ये समाप्त कैसे होता है। इसके अलावा कुछ और भी संभावना व्यक्त की जाती है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। लोग पूर्व एवं दक्षिण के इलाकों में जाकर छोटी बस्तियों में बस गए। तो ये सब कुछ संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा नए नगरों का उदय लगभग 1400 साल पहले, 1400 साल बाद, ठीक है, यानी कि ये जब ख़त्म होने लगता है उसके 1400 बाद जो है क्या होता है, नए नगरों का फिर से विकास होता है। ठीक है, विकास हुआ। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, कहीं से भी सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया। तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में चल रही थी उसी दौरान दूसरे देशों में अलग सभ्यता चल रही होगी। तो इसी का एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानकारी दे रखा है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं।
एनसीईआरटी किताब अगर देखिएगा तो प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, और इसके बारे में आपको तो पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में, और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है, ठीक है। तो मिस्र का स्थान के बारे में बात किया जाए तो ये जो सभ्यता थी वो कहाँ पे देखने को मिली, नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ था, लेकिन बाकी मिस्र जो है वो रेगिस्तान है। मिस्र के राजा और व्यापार के बारे में कुछ जानकारी मिली है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शक्तिशाली राजा शासन करते थे। ये राजा सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और रत्नों के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। अब यहाँ पे आपने पिरामिड का नाम सुना होगा, मिस्र के पिरामिड, ठीक है, जो कि काफ़ी लोकप्रिय है। तो यहाँ पे क्या था कि इन राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। राजा की मृत्यु के बाद उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन संरक्षित शवों को मम्मी कहा जाता था, ठीक है। पिरामिडों में शवों के साथ कई वस्तुएं रखी जाती थी, जैसे कि खाद्य पदार्थ, पेय जल वगैरह हो गया, पीने का पदार्थ, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और यहाँ तक कि जानवर। कभी कभी सेवक और सेविकाओं को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। मिस्र में मृत राजाओं के अंतिम संस्कार पर बहुत धन खर्च किया जाता था, ठीक है। तो देखिए मिस्र में जो राजाएं थे उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारा धन जो है वो खर्च किया जाता था। दुनिया के इतिहास में सबसे भव्य दफन परंपरा मिस्र में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिरामिड के बारे में पता होना चाहिए आपको कि पिरामिड के अंदर जो है आपका मिस्र के राजाओं की जो निधन हो जाया करता था शव, ठीक है, उनके शव को जो है इनमें दफनाया जाता था और उनके साथ जो है वो बहुत सारी वस्तुएं वगैरह रखी जाती थी। इसके अलावा जानकारी दे रखी है कि इनके जो सेवक और सेविकाएं थीं उनको भी साथ में कभी कभी दफना दिया जाता था। यानी कि ये लोग भी विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। ये लोगों का ऐसा मानना था कि ये तो राजा अगर मर गए तो जहाँ भी जाएंगे, ठीक है, स्वर्ग में, तो वहाँ पे जो है कहा जाए तो ये लोग उनकी सेवा करेंगे, सेवक और सेविका जो है उनकी सेवा करेंगे। इसके अलावा जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह भेजे जाते थे उनका ऐसा मानना था कि वहाँ पे इनका उपयोग किया जाएगा। तो ये जानकारी थी आपका मिस्र के सभ्यता के बारे में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रिवीजन के तौर पे आप इसे याद रखिए कि मेहरगढ़ में कपास की खेती जो है वो लगभग 7000 साल पहले की गई। नगरों का प्रारंभ कहाँ पे होता है, कब, तो लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो है वो लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास जो है आपका लगभग 2500 साल पहले। ये सब कुछ डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही जानकारी दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी चीज़ें बताई गई होगी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी आप जब इस नोट्स को पढ़िएगा तब सभी चीज़ें अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और 2 से 3 बार अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो सभी चीज़ें आपको जो है याद भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उतना भी यहाँ पे हार्ड चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। 2-3 बार पढ़िएगा तो सभी चीज़ें याद हो जाएगी। हो सकता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन करेगी, ठीक है, कन्फ्यूज करेगी और थोड़ा सा समझने में हो सकता है दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब इस नोट्स को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQ प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आपको पता भी चल सके कि सीटेट में जो है वो किस टाइप का प्रश्न जो है वो देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए MCQ को अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपका, हड़प्पा का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, ठीक है। हड़प्पा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि हड़प्पा जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल अगर पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया या फिर लोथल वगैरह हो गया, वो भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। सिंधु सभ्यता संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका किससे रिलेटेड है, तो हिस्टोरिकल एज से, प्री हिस्टोरिकल एज, अर्ली हिस्टोरिकल एज या लेटर हिस्टोरिकल एज। तो अगर आपने कल का क्लास देखा होगा, ठीक है, चैप्टर 2 का क्लास देखा होगा, तो उस टाइम मैंने आपको जो है एक हैंड रिटन नोट्स बनाकर समझाया था कि आपका जो है यहाँ पे
सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने सभी चीज़ों के बारे में बात किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो वो सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अर्ली हिस्टोरिकल एज। और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, आदि ऐतिहासिक युग कह लीजिए या फिर काल कह लीजिए, या फिर इसी को प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। तो ये था आपका, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो कहाँ पे इसकी खोज की गई है, तो कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा में जो है एक जुते हुए खेत की जो है वो खोज की गई है। और आपको मालूम होगा कि कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। ये आपका हो गया। इसके अलावा अगला सवाल है आपका सिंधव सभ्यता। सिंधव सभ्यता यानी कि वही है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि स्नानागार वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा कभी कभी अन्नागार से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिया जाता है, हालांकि अन्नागार आपका तीनों में मिलता है, मोहनजोदड़ो में भी, हड़प्पा में भी, लोथल में भी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सवाल पूछा जाए। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। लोथल आपका गुजरात में है, सही बात है। कालीबंगा हरियाणा में है, नहीं, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है। रोपड़ पंजाब में है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कही गई है, और मैंने आपको क्या क्या बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले हड़प्पा के बारे में बताया है, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था। इसके अलावा और भी बहुत सभी जगहों के उत्खननकर्ता के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाला जो मुख्य शहर है, मुख्य जो स्थान था वो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यही दोनों था, ठीक है। तो इसी के आधार पे आप कह सकते हैं कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी यहाँ पे सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये जो है वो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ये वाला आपका सीटेट का सवाल है, ठीक है। इसी टाइप का सवाल जो है आपका पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप का सवाल नहीं पूछा जाता है। पहले जितने भी सवाल मैंने कराए इस टाइप के सवाल कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा जो चांस है वो आपका इसी टाइप के लॉन्ग सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने उपयुक्त सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये तो गलत दे रखा है। धातु थे, चांदी सोना वगैरह का नाम आया है, ठीक है, ये आपका गलत है, यानी कि 1 और 2 केवल यहाँ पे सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए, ठीक है। तो देखिए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दी है, कहीं भी इस चीज़ के बारे में साक्ष्य नहीं मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास जो है विशाल महल और मंदिर होते थे, इसकी जानकारी मैंने नहीं दी है, क्योंकि इसका साक्ष्य भी कहीं पे नहीं मिला है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। और एक जगह पे आप देखे थे कि मूर्ति वगैरह के बारे में भी जिक्र हुआ था, ठीक है, तो ये आपका सही बात है। मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्तियां की बड़ी संख्या में उपलब्धता से पता चलता है कि वे मातृशक्ति और उर्वरता देवी की पूजा भी करते थे, तो ये सब जानकारी कहीं कहीं पे देखने को मिलती है। इसके अलावा वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो इसके बारे में भी हमें कहीं भी जानकारी नहीं मिली है, ना ही इसका कोई भी
सबूत मिला है, साक्ष्य मिला है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। देवी देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है, तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि कहा जाए तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और जब धोलावीरा वाला पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी दी थी। चलिए, आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, कांस्य से बनाने के लिए प्रयुक्त टीन संभवतः वर्तमान समय के किस स्थान से प्राप्त किया गया था? तो कांस्य बनाने के लिए प्रयुक्त जो टीन था वो कहाँ से मिला था? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और इसका पूरा लिस्ट भी मैंने आपको आप तक जो वो साझा किया था। ठीक है, और उसमें और भी जगहों के बारे में जिक्र जो है वो किया गया था। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सीटेट पेपर 2 एसएसटी का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारा क्लास अपलोड कर दिया जा रहा है, और इसमें और भी बहुत सारा प्रश्न है। ठीक है, और इसका PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको आप लोग स्वयं से सॉल्व कर लीजिएगा, उसका वहाँ पे आंसर वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।